बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है नियोप्लेजिया। और नियोप्लेजिया से पहले हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर या नाम देने को, तो ये टर्म आपने पहले भी सुनी हुई है, एफएससी में भी सुनी हुई है, ठीक है ना। जैसे कि बायोलॉजी में थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दो नाम देते थे हम किसी भी स्पीशी को। फर्स्ट नेम वाज द जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम वाज फॉलोड बाय द स्पीशी नेम। इसी तरह आपने केमिस्ट्री में भी देखा नोमेनक्लेचर को। इस तरह से जो ट्यूमर्स हैं बेटा, ट्यूमर्स को भी ख़ास नाम दिए जाते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि कोई साइंटिफिक मेथड जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ को नाम दिया जाए, मतलब कि किसी भी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है जी। जो कि प्रीफिक्सेस और सुफिक्स वगैरह के ऊपर मुश्तमिल होता है। नॉर्मली तो ट्रेडिशनली या टिपिकली तो और नाम होते हैं ना, ड्यू टू कंडीशन, या किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने अपने नाम पे रख दिया। लेकिन अगर किसी चीज़ का हम साइंटिफिकली नाम किसी ख़ास वे के अंदर या ख़ास पैरामीटर्स के अंदर या ख़ास तरीके से जिसमें सुफिक्स है, उसमें प्रीफिक्स है, वो लगा के, ठीक है ना, नाम रखेंगे या नाम बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो आज हम नियोप्लेजिया या ट्यूमर्स की जो है नोमेनक्लेचर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की जानब। नियोप्लेजिया में नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना। 31st लेक्चर है बेटा आपका। तो नियोप्लेजिया को हम पहले डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये तो पता हो ना कि जिस चीज़ का हम नाम रख रहे हैं तो वो है क्या चीज़, ठीक है ना। नियोप्लेजिया, सो नियोप्लेजिया मीन्स द न्यू ग्रोथ। नियोप्लेजिया का मतलब होता है नई ग्रोथ। नियो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है न्यू, और नियोप्लेजिया फिर प्लेजिया का मतलब ग्रोथ है। सो नई ग्रोथ को हम कहेंगे न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड द नियोप्लेजियम, ठीक है ना। तो नियोप्लेजियम एक नई ग्रोथ को कहते हैं। उसके बाद देखें वो कह रहा है कि ट्यूमर ओरिजिनली अप्लाई टू स्वेलिंग। ट्यूमर ओरिजिनली अप्लाई टू द स्वेलिंग काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन। ओरिजिनली जो ट्यूमर्स हैं वो इन्फ्लेमेशन के बाद स्वेलिंग उनमें होने लग जाती है। लेकिन वो कह रहा है कि नॉन नियोप्लास्टिक यूजेज ऑफ द ट्यूमर हैज़ ऑलमोस्ट वेनिश्ड। शुरू में वो कहता था लोगों ने जो है ट्यूमर्स को उनकी स्वेलिंग की वजह से उनके नाम दिए हैं, लेकिन जो नॉन नियोप्लास्टिक स्टेजेस हैं या यूजेज हैं ट्यूमर के नाम की, वो आजकल ख़त्म हो चुकी हैं। वेनिश्ड का मतलब होता है गायब हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो टर्म नो जो आजकल मॉडर्न टर्म है वो जो नियोप्लेज्म की है उससे उसको वो कह रहा है कि बराबर किया गया है। मतलब कि जो नियोप्लेज्म है उसको जो है मॉडर्न टर्म में जो है यूज़ किया गया है, ठीक है ना, नियोप्लेजियम। तो नियोप्लेजिया से क्या बन गई है? नियोप्लेजियम, ठीक है ना। नियोप्लेजिया से क्या बन गया? नियोप्लेजियम। के मॉडर्न दौर में जो है नियोप्लेजिया को काट कर उन्होंने इसको नियोप्लेजियम कह दिया। उसके बाद देखिए बेटा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड ऑनको मीन्स ट्यूमर एंड लॉजी मीन्स स्टडीज। सो द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स आर नियोप्लेजियम्स या नियोप्लाज्म्स इज कॉल्ड द ऑन्कोलॉजी, ठीक हो गया ना। तो ये तीन टर्म्स आपको पता चल गई हैं, नियोप्लेजिया, नियोप्लेजियम और ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है? ये ट्यूमर्स की स्टडीज को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होगा? वो ऑन्कोलॉजिस्ट से मतलब वो पर्सन है जो कि ट्यूमर्स की स्टडी करता है, ये ट्यूमर को डायग्नोसिस करता है, मतलब कि कैंसर सेल्स को जो डील करने वाला जो पर्सन है वो ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाएगा। इसके बाद देखें ब्रिटिश ऑन्कोलॉजिस्ट विलिस केम क्लोजेस्ट। उसने कैसे नियोप्लेज्म को डिफाइन किया? देखें वो कह रहा है कि नियोप्लेज्म इज एन अबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू। ब्रिटिश ऑन्कोलॉजिस्ट था विलिस। उसने नियोप्लेज्म को किस तरह से डिफाइन किया? देखिए बेटा वो कह रहा है कि अ नियोप्लेज्म इज एन अबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू। ये किसी भी जो टिश्यू है उसका नॉर्मल मैस नहीं है, बल्कि क्या है? अबनॉर्मल मैस है या ग्रोथ है, ठीक है ना। ऑफ विच एक्सीड्स
ग्रोथ जो कि बढ़ती है एंड अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज, और ये नॉर्मल टिश्यूज के साथ क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड है, ठीक है ना। नियोप्लाज्म क्या है, ये एक अब नॉर्मल ग्रोथ है टिश्यूज की, और वो ग्रोथ है जो कि अनकोऑर्डिनेटेड तौर के ऊपर बढ़ती है नॉर्मल टिश्यूज के अंदर, ठीक हो गया। मतलब नॉर्मल टिश्यूज के साथ साथ अगर अनकोऑर्डिनेटेड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आ जाएगी, अब नॉर्मल मैस आ जाएगा, अब नॉर्मल ग्रोथ आ जाएगी, तो उसको हम क्या कह देंगे, नियोप्लेजिया। एक तो नॉर्मल ग्रोथ है, अगर उसके साथ ही कोई अनकंट्रोल्ड अब नॉर्मल इलीगल, ठीक है ना, ग्रोथ आ जाएगी, तो उसको हम नियोप्लेजिया कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद परसिस्ट्स इन द सेम एक्सेसिव मैनर आफ्टर द cessation of the stimuli which evoke the change। अब ये बात बड़ी अहम है जी। वो कहता है कि जारी बात है बेटा, कोई भी कैंसर है तो कैंसर अपनी तरफ से तो नहीं होता ना, इंटरनल काजेज भी हैं, उसके जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जारी बात है कोई भी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर या नियोप्लेजिया बनेगा, तो वो एक फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, ठीक हो गया ना। वो कहते हैं कि परसिस्ट का मतलब होता है कि बाकी रहना या मौजूद रहना, इन द सेम एक्सेसिव मैनर। वो कहते हैं कि जो ये कैंसर है या ये जो नियोप्लेजिया है, ये एज इट इज ही मौजूद रहेगा सेम एक्सेसिव मैनर में आफ्टर द सिजेशन। सिजेशन से क्या मुराद है, खत्म होना या रुक जाना, मुंजमद हो जाना, ऑफ द स्टिमुलाई विच एवोक द चेंज। तो अब वो स्टिमुलाई जिसकी वजह से कैंसर शुरू हुआ है, अगर वो स्टिमुलाई ख़त्म भी हो जाता है या कम हो जाता है या रुक जाता है, तो इस सूरत में भी जो ट्यूमर सेल्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, मतलब वो कैंसर सेल्स ही रहेंगे, नॉर्मल सेल्स की जानब नहीं आएंगे, ठीक हो गया। इन द मॉडर्न ईरा नियोप्लाज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है सेल ग्रोथ का दैट इज ट्रिगर्ड बाय अ सीरीज ऑफ एक्वायर्ड म्यूटेशंस, that is triggered by a series of acquired mutations affecting a single cell and its colonial progeny। तो कह रहा है कि नियोप्लेज्म को हम मॉडर्न दौर में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है सेल ग्रोथ का जो कि शुरू होगा एक एक्वायर्ड म्यूटेशन की वजह से, और वो एक्वायर्ड म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ शुरू में एक सिंगल सेल के अंदर होगी, उसने अफेक्ट किया है एक सिंगल सेल को, लेकिन अब उस सिंगल सेल की ग्रोथ हुई है, और चूंकि ट्यूमर में कैंसर या ट्यूमर या नियोप्लेजियल ग्रोथ जो है उसमें सेल्स की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, और बहुत तेज़ी से सेल जो है उनकी जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, प्रोजेनी बनना शुरू हो जाएगी। कहता है कि नियोप्लेजियम कैन बी डिफाइंड एज डिसऑर्डर, ये ऐसी खराबी है सेल ग्रोथ की जो कि शुरू कहाँ से होगी, सीरीज ऑफ एक्वायर्ड म्यूटेशन, मतलब कि ये एक एक्वायर्ड म्यूटेशन की एक बहुत बड़ी जो है फहरिस्त से शुरू होगी, और एक सिंगल सेल को जो है ये अफेक्ट करेगी, और उस सिंगल सेल से फिर जो उसकी आगे औलाद है, उससे आगे जो सेल्स बनने हैं, प्रोजेनी जिसको हम बोलते हैं, उसको भी जो है ये अफेक्ट करेगी। मतलब शुरू ये किसी एक सेल के अंदर खराबी की वजह से हुआ था, उस सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ हुई, और उस अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जो और नए सेल्स बनेंगे वो उसकी प्रोजेनी कहलाएगा। तो इस तरह से उसने इसको डिफाइन किया, ठीक हो गया। तो कैजेटिव म्यूटेशंस गिव द नियोप्लास्टिक सेल्स अ सर्वाइवल एंड ग्रोथ एडवांटेज। कैजेटिव म्यूटेशन जो है जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है, वो कहता है कि वो नियोप्लास्टिक सेल्स को एक सर्वाइवल और एक ग्रोथ एडवांटेज देती हैं, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल्स। तो जो नॉर्मल और फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल्स हैं उनसे ये इंडिपेंडेंट है। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? एक है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल्स। देखें कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपका कान बढ़ गया हो और नाक छोटा रह गया हो, या एक आंख बड़ी हो गई और एक छोटी, या एक कान बड़ा हो गया हो या एक छोटा। जितने भी आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं या जो टिश्यूज़ हैं, इवन के जिसमें ब्लड भी शामिल है, तो हर सेल की जो ग्रोथ है वो एक परी डिटरमाइंड है, जो कि सेल के अंदर मौजूद डीएनए में कोडेड होती है, ठीक है ना। उसने कितनी देर जिंदा रहना है, किस तरह से उसने ग्रोथ करनी है, कब उसकी ग्रोथ रुक जानी चाहिए, कब उसकी ग्रोथ जो है वो
शुरू हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डीएनए के अंदर इनकोडेड है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि प्रोलिफरेशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल्स। तो अब ये जो नियोप्लाज्म है या जो कैंसर है, ये जो ऊपर चेक इन बैलेंस है उस सेल की ग्रोथ का कि भाई आपने यहाँ पे ग्रोथ रोक देनी है, यहाँ पे शुरू करनी है, वो इस चेक इन बैलेंस को तोड़ देगा। जो कैंसरस सेल्स है ना, वो इस चेक इन बैलेंस को तोड़ देगा और अपनी मर्जी से जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। वो सेल्स अपनी मर्जी से जो है वो क्या करना शुरू कर देंगे, डिवाइड करना शुरू कर देंगे और एक नया जो है ना वो मैस या ग्रो जो है वो बना देंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? वो कह रहा है कि कॉजेटिव म्यूटेशन गिव द नियोप्लास्टिक सेल्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ एडवांटेज। वो नियोप्लास्टिक सेल्स को सर्वाइवल भी देते हैं और ग्रोथ एडवांटेज भी देते हैं। जारी बात है वो अपने अंदर चेंजेस लेके आ जाते हैं। तो रिजल्टिंग इन द एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी और ये प्रोलिफरेशन जो है इंडिपेंडेंट है फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल से। ठीक हो गया? लेकिन नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सिग्नल है वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे। इन्होंने उसकी बात ही नहीं मानी, अपनी मर्जी करेंगे ये सेल्स। इसके बाद देखिए ऑल ट्यूमर्स हैव 2 बेसिक कंपोनेंट्स। सारे के सारे ट्यूमर्स के अंदर 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है? नियोप्लास्टिक सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द ट्यूमर पेरेन्काइमा। जो नियोप्लास्टिक सेल है सबसे पहला क्या है? वो नियोप्लास्टिक सेल है जो कि ट्यूमर सेल्स के पेरेन्काइमा को बनाएगा। और दूसरा है रिएक्टिव स्ट्रोमा। अब रिएक्टिव स्ट्रोमा क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं और वेरिएबल नंबर ऑफ सेल से एडेप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम से। ठीक है ना? मतलब कि जो रिएक्टिव स्ट्रोमा है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मुश्तमिल होता है और जो नियोप्लास्टिक सेल्स हैं वो ट्यूमर पेरेन्काइमा। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्राइमरी ऑन द पेरेन्काइमल कंपोनेंट। क्लासिफिकेशन बेस्ड प्राइमरीली जो उसकी बुनियादी तौर पे क्लासिफिकेशन है ट्यूमर की, वो किसके ऊपर बुनियाद किसके ऊपर है? उसकी पेरेन्काइमल कंपोनेंट्स के ऊपर। लेकिन जो ग्रोथ है और जो स्प्रेड है, बट देयर ग्रोथ एंड स्प्रेड आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन देयर स्टोमा। ठीक हो गया ना? तो वो कह रहे हैं कि बुनियादी क्लासिफिकेशन तो हम पेरेन्काइमल सेल्स के तौर पे कर देंगे जो इसका पहला हिस्सा है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसमें स्टोमा हम कह रहे हैं, वो कहता है लेकिन इसकी जो ग्रोथ है और स्प्रेड है कि इसने कितना फैलना है, वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, क्रिटिकल किसको कहते हैं? मुनज़्ज़म तरीके से जो है डिपेंडेंट है। किसका डिपेंडेंट है? स्टोमा का। तो जो दूसरा हिस्सा है अभी हमने जो ऊपर पढ़े हैं ये 1 और 2। उसके बाद देखें इन सम ट्यूमर्स कनेक्टिव टिश्यू इज स्कैंट। इन सम ट्यूमर्स कनेक्टिव टिश्यू इज स्कैंट एंड सो द नियोप्लाज्म इज सॉफ्ट एंड फ्लशी। ठीक है ना? कुछ ऐसे ट्यूमर्स होंगे जिनमें कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सॉफ्ट होगा और जो नियोप्लाज्म है वो सॉफ्ट और फ्लशी होगा, क्योंकि दूसरे केसेस में ऐसा नहीं होता। उनमें क्या होगा कि पेरेन्काइमल सेल्स, जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे फॉर्मेशन। पेरेन्काइमल सेल्स स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एन अबंडेंट कोलाजिनस स्ट्रोमा। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा तादाद में कोलाजिनस स्ट्रोमा की प्रोडक्शन करवाएंगे, जिसको हम क्या करेंगे? डेस्मोप्लेजिया। जो पेरेन्काइमल सेल्स है ना बेटा, वो क्या करेंगे? वो अबंडेंट कोलाजिनस स्ट्रोमा की प्रोडक्शन शुरू करा देंगे, जिसको हम डेस्मोप्लेजिया कहेंगे। तो कहेंगे सम डेमोप्लास्टिक ट्यूमर्स, फॉर एग्जांपल कि कैंसर है फीमेल ब्रेस्ट का या फिर जो है इस तरह से है, तो दीज आर स्टोनी, हार्ड एंड सिरोसिस। ठीक है ना? उनमें क्या होगा? स्टोनी भी हो सकते हैं, वो हार्ड भी हो सकते हैं और उनमें सिरोसिस जो है ये भी हो सकता है। अच्छा बेटा, अब उसके बाद आ जाता है जी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में 3-4 किस्में हैं बड़ी, फिर उसके बाद उनकी सब ब्रांचेस हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या है? बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि अ ट्यूमर इज सेड टू बी बिनाइन व्हेन इट्स ग्रोथ एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस आर कंसीडर्ड रिलेटिवली। जब इसकी किसी भी सेल को हम उस वक्त तक, वो कह रहा है कि अब उस वक्त हम उसको बिनाइन जो है वो ट्यूमर कहेंगे जब क्या होगा कि जब इसकी ग्रॉस बाहरी आंख से नजर आने वाली जो चीज़ है वो और जो माइक्रोस्कोप से नजर आने वाली उसकी अपीयरेंस है वो तकरीबन रिलेटिवली कैसी होनी चाहिए? इनोसेंट होनी चाहिए। इट विल रिमेन लोकलाइज, उसको लोकलाइज होना चाहिए। ठीक है ना? उसी एरिया में रहे
ठीक है ना, विल नॉट स्प्रेड टू द अदर साइड, किसी दूसरी जगह के ऊपर ना जो है वो फैला हुआ, एनेबल टू द लोकल सिग्नल्स रिमूवल, ठीक है ना, लोकल सिग्नल्स वो कह रहे हैं कि हमने इसको रिमूव कर दिया। अब बात करने की क्या थी कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो क्या है, अ ट्यूमर इज सेड टू बी बिनाइन व्हेन इट्स ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस जो है, जो इसकी ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस हमें कैसी नजर आएगी, इनोसेंट और लोकलाइज होनी चाहिए, और वो दूसरी जगह पे ना फैले, और वो लोकलाइज सर्जिकल रिमूवल से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसा ट्यूमर जो इनोसेंट होगा, जो लोकलाइज्ड होगा, जो दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं करेगा और नॉर्मल सर्जरी के जरिए बाहर निकल आएगा, उस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर। ठीक हो गया ना। बिनाइन ट्यूमर्स में काज द सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी एंड आर समटाइम्स इवन फेटल। वो कहते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वैसे तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो है ये क्या करते हैं, ये भी जो है मॉर्बिडिटी और डेथ की जानब जो है वो लेके जा सकते हैं। अब इनका है नोमेनक्लेचर। इन जनरल वो कह रहे हैं कि बिनाइन ट्यूमर्स आर डिजाइनेटेड बाय अटैचिंग द सुफिक्स। बेटा प्रीफिक्स और सुफिक्स का भी मैंने पहले ही जिक्र किया था। तो प्रीफिक्स कहते हैं साबके को, कि कोई लफ्ज़ से पहले जो स्टेटमेंट हम लगाते हैं वो क्या होता है, साबका। और सुफिक्स किसको कहते हैं, लाहके को। ठीक है ना, कोई भी स्टेटमेंट होगी आखिर पे जो है सुफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी लफ्ज़ के आगे कोई चीज़ ऐड करना। ठीक हो गया ना। तो जो नोमेनक्लेचर है उसका तरीका क्या है, इसमें जनरली ये होता है कि बिनाइन ट्यूमर्स को हम डिज़ाइन करते हैं बाय अटैचिंग द सुफिक्स ओमा। बिनाइन ट्यूमर जो है उनके ऊपर जो बिनाइन ट्यूमर जो है इनकी जो नेम्स हैं उनका आखिरी जो है वो कहाँ पर ख़त्म होगी जी, वो ओमास के ऊपर होगी। ठीक है ना, OMAS या ओमा। ठीक है ना। द नेम ऑफ द सेल टाइप फ्रॉम विच द ट्यूमर ओरिजिनेट्स। अब सेल टाइप जिस जगह से सेल निकला है कैंसर वाला, उस एरिया का नाम लेंगे, लेकिन आखिर पे हमने क्या लगा देना है, ओमा, OMA। इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है ना। इसके बाद है कि ट्यूमर्स ऑफ मीज़ेनकाइमल सेल्स जनरली फॉलो दिस रूल। तो मीज़ेनकाइमल सेल्स वाले वो कह रहे हैं कि स्पाइयों ने बड़ी जल्दी इस रूल को जो है वो फॉलो कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, ट्यूमर्स ऑफ मीज़ेनकाइमल सेल जनरली फॉलो दिस रूल। एग्जाम्पल क्या है कि बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग इन फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड द फाइब्रोमा। तो अभी हमने कहा है कि हमने जो नोमेनक्लेचर है बिनाइन ट्यूमर्स का, उस टिश्यू जहां से वो कैंसर सेल निकलेगा उस टिश्यू के हिसाब से पहला नाम उसका होगा, और आखिर पे हमने सिर्फ उसके अंदर क्या ऐड करना है, सुफिक्स क्या लगाना है बेटा जी, ओमा लगा देना है। ठीक हो गया। तो अब वो सेल्स, वो ट्यूमर वाला सेल्स जो फाइब्रस टिश्यू से निकला है, तो उसी हिसाब से नोमेनक्लेचर उसका क्या बनेगा, चूंकि वो फाइब्रस टिश्यू से निकला है तो हम क्या कह देंगे, फाइब्रोमा। मतलब कि फाइब्रस टिश्यू से फाइबर और ओमा जो हम सुफिक्स लगाते हैं, इसी तरह इसका नाम हो जाएगा फाइब्रोमा। तो बिनाइन का कार्टिलेजिनस ट्यूमर है, दूसरी एग्जांपल है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं ना इसके सेल्स को, कार्टिलेज के, तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉन्ड्रोमा। उसकी जो जो लफ्ज़ का पहला हिस्सा होगा वो उस जगह को डिनोट करेगा जहां से वो निकाला गया है, ये जहां पर मौजूद है। आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा हो सकता है। जबकि सेकेंडली जो एडिशन करते हैं वो जस्ट हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ओमास करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, द नोमेनक्लेचर ऑफ द बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं उनका नोमेनक्लेचर वो कह रहा है कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लाइक सम आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सेल आर ओरिजिन। कुछ ऐसे जो है वो किसके ऊपर बुनियाद रखते हैं, सेल्स ओरिजिन के ऊपर। ऑन माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स, कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स के ऊपर जो है वो तवज्जो देते हैं, और कुछ क्या है ऑन द अदर माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर्स। ठीक हो गया। अब देखें इसमें टाइप्स हैं इसकी, बिनाइन ट्यूमर्स की टाइप्स कह लें या इनको सब फॉर्म्स कह लें। इसमें एडिनोमा है, सबसे पहले क्या है, एडिनोमा। सो एडिनोमा अप्लाई टू द बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म। ये कौन सा है, बिनाइन भी है और एपिथेलियल नियोप्लाज्म है। ये कहाँ से लिया गया है, ड्राइव फ्रॉम द ग्लैंड्स। ये ग्लैंड से लिया गया है। अगरचे वो कह रहा है कि देयर में बी आर वे नॉट बी फॉर्म द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। अगरचे ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है वो ना भी बनवाए। ठीक है ना, देयर में आर में नॉट बी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। अगरचे इसका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो बेस्ड ऑन
अ बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म, जो बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म है, बिनाइन वाला, that arises from the renal tubular cells growing in the forms of numerous tightly clusters small gland is termed as a adenoma. तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिनोमा कह सकते हैं. So a heterogeneous mass of adrenal cortical cells, तो adrenal cortical cells का जो heterogeneous mass है ये क्या करेगा, ये गिविंग एज अ सॉलिड शीट, तो ये एक सॉलिड शीट जो है देता है, सॉलिड शीट. उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी बेटा पेपिलोमास. तो बेटा ग्लैंड्स है जिसमें आपके जो भी ग्लैंड्स हैं TSH है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उनका अगर जो है कैंसर होगा तो उसको हम बेटा जी क्या बोलेंगे, एडिनोमा बोलेंगे. ठीक है ना. अब देखें पेपिलोमास क्या है, बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म, जो एपिथेलियल का बिनाइन नियोप्लाज्म है जो माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली विजिबल होगा, कैसा, फिंगर लाइक या वाटे प्रोजेक्शन फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस इज रिफर्ड टू एज द पेपिलोमास. ठीक है ना. पेपिलोमास मोके शोके को भी जो है कहते हैं. मोका क्या होता है, वो भी ओवर ग्रोथ होती है ना, नॉर्मल ग्रोथ जहां होनी थी उस वक्त उससे ज्यादा अगर ग्रोथ हो जाती है तो मोका शोका बन जाते हैं, वार्ड चीज को बोलते हैं. ये किसकी किस्म है जी, पेपिलोमास. फिर है जी सिस्टाडिनोमास. सो द फॉर्म ऑफ लार्ज सिस्टिस मैस, जो बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती है बेटा, बॉडी के अंदर बन जाती है सिस्ट. ठीक है ना. तो द फॉर्म लार्ज सिस्ट मैस सच एज इन द ओवरी, जैसा कि ओवरी में है, उसको हम क्या कह देते हैं, सिस्टाडिनोमास. ठीक है ना, सिस्टाडिनोमास. ठीक हो गया. उसके बाद देखिए पेपिलरी सिस्टाडिनोमास कहते हैं. अभी हमने पहले पेपिलरी एडिनोमा डिस्कस किया, फिर सिस्टाडिनोमास को डिस्कस किया. अब हम इकट्ठे देखेंगे पेपिलरी सिस्टाडिनोमास क्या है. सम ट्यूमर्स प्रोड्यूस द पेपिलरी प्लेटफॉर्म्स. ठीक है ना. वो कह रहा है कि कुछ ऐसे ट्यूमर सेल्स हैं जो कि पेपिलरी पैटर्न्स बनाएंगे, दैट प्रोट्रूड किसको कहते हैं, बाहर निकल गो, दैट प्रोट्रूड इनटू द सिस्टिक स्पेस एंड आर कॉल्ड द प्राइमरी सिस्टाडिनोमास. तो कुछ वो कह रहा है कि कुछ ट्यूमर्स हैं जो प्राइमरी पैटर्न्स को प्रोड्यूस करेंगे और प्रोट्रूड करेंगे सिस्टिक स्पेसिस के साथ. ठीक है ना. बाहर मतलब कि सिस्टिक स्पेसिस के अंदर जो है वो निकल जाएंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, पेपिलरी सिस्टाडिनोमास. फिर है पोलिप. पोलिप क्या होता है, व्हेन अ नियोप्लाज्म बिनाइन or malignant produces the macroscopically visible projection above the mucosal surface and projection, so this is termed as polyp. ये क्या कहलाएगा, पोलिप कहलाएगा. दोबारा बताता हूँ कि जब एक नियोप्लाज्म बिनाइन या फिर malignant सेल जो कि मैक्रोस्कोपिकली आपको नजर आएगा above the structure of the mucosal surface और projection, उसको आप क्या कहोगे, उसको फिर सेल करना पड़ेगा. it is टर्म पोलिप. वो कह रहा है कि एक टर्म है पोलिप, फॉर एग्जांपल इनटू द गैस्ट्रिक और कोलोनल एब्डोमेन. ठीक है ना. गैस्ट्रिक या कोलोनल एब्डोमेन की वजह से जो है ये होता है. उसके बाद देखिए एडिनोमेटस पोलिप क्या है, इसमें देखें, इफ द पोलिप हैज ग्लैंडुलर टिश्यू, अगर पोलिप का जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू हुआ है, इट इज कॉल्ड एडिनोमेटस पोलिप. तो इसको हम एडिनोमेटस पोलिप भी कह सकते हैं. किस सूरत में, जब उसका ग्लैंडुलर टिश्यूज होगा. ये देखें, ये कोलोनल पोलिप है ए के अंदर, ये नॉर्मल ग्रोथ से, ये देखिए बेटा ये नॉर्मल ग्रोथ थी, लेकिन इसने अपनी मर्जी किया, ये ऊपर की तरफ ये जो है इसने हेड सा बना दिया है. तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एडिनोमा. ठीक है ना. ग्लैंडुलर पोलिप इज प्रोजेक्टिंग ऑन द कोलोनल ल्यूमन एंड इज अटैच्ड टू द म्यूकोजा. ठीक है ना, अटैच टू द म्यूकोजा. ये आपको बेटा शक्ल जो है वो नजर आ रही है. फिर आ गई मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कलेक्टिवली रेफर्स टू एज कैंसर. इसको हम कैंसर कहेंगे. ये कहाँ से ड्राइव किया गया, लेटिन वर्ड क्रैब से ड्राइव किए गए हैं, बिकॉज दे टेंड टू अडहियर टू एनी पार्ट दैट दे सीज ऑन एन ऑब्स्टिनेट मैनर. ठीक हो गया. तो ये देखें कि वेस्ट बिकॉज दे टेंड टू अडहियर टू एनी पार्ट, क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत है वो किसी हिस्से के साथ भी जुड़ सकते हैं या फिर किसी भी साइज के साथ जुड़ सकते हैं. तो ये क्या है, ये किसके ऊपर बेस करती है, बेस्ड इन एन ऑब्स्टीन मैनर. ठीक हो गया.
आगे देखें, malignant tumors can invade and destroy the adjacent cell। तो malignant सेल जो है बेटा ये ना तो खुद ही कैंसर से बचेंगे बल्कि दूसरे जो इसके साथ वाले सेल्स हैं उनको भी जो है ये अपने साथ शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो malignant tumors क्या है, malignant tumors can invade एंड इन्वेड कर जाते हैं और इसके बाद क्या करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं एडजेसेंट जो अच्छा बेटा इसके बाद देखें malignant tumors देखें, malignant tumors are correctly referred to as cancer derived from the Latin word crab because they tend to adhere to any part that they seize, ठीक है ना। वो किसी भी हिस्से के साथ जुड़ सकते हैं और उसके बाद उस हिस्से को वो सीज कर देंगे, कैसे, अपस्ट्रीम मैनर में। malignant tumors can invade and destroy the adjacent cell, वो ना सिर्फ खुद डिस्ट्रॉय होंगे बल्कि साथ वालों को भी डिस्ट्रॉय होगा। फिर बेटा आ गया जी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है malignant tumor का, malignant tumor arising in a solid mesenchymal tissues are usually called the sarcomas। तो वो malignant tumors जो कि सॉलिड mesenchymal सेल से या टिश्यूज से निकलेंगे उनको क्या कहते हैं, सार्कोमास। ग्रीक वर्ड में सार का मतलब होता है फ्लशी, जैसा कि फाइब्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा और रिहेब्डोमार जो है सार्कोमा। तो नोमेनक्लेचर क्या है, मैलिग्नेंट सेल जो कि एक सॉलिड मैस से निकलेंगे वो सार्कोमा। ल्यूकीमियाज क्या है, दीज अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स एंड डिजाइनेटेड ल्यूकीमियाज, जैसे कि लिटरली वाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूकीमियाज कौन से होंगे, जो ब्लड सेल्स जो है उनका कैंसर। फिर लिम्फोमास, लिम्फोमास ट्यूमर ऑफ द लिम्फ नोड्स या लिम्फोसाइट्स एंड देयर प्रिकर्सर्स आर कॉल्ड द लिम्फोमास। कार्सिनोमास क्या है, malignant neoplasms of epithelial cell origin derived from any of the other three germ cells are called the carcinomas। ठीक हो गया, carcinomas क्या है, malignant neoplasms of the epithelial cell derived from any of the three germ cell called the carcinomas। तो cancers arising in the ectodermally derived epidermis, mesodermally derived from renal tubules and endodermally derived from lining of the gastrointestinal tract are all terms as carcinomas। So carcinomas may be further classified like into squamous cell carcinomas and adenocarcinomas। So first we will talk about the squamous cell carcinoma। Squamous cell carcinoma denotes a cancer in which the tumor cells resembles the stratified squamous epithelium। So it is the type of cancer cells in which the arrangement of the cells resembles the stratified squamous epithelium। And the second one is the adenocarcinoma। It denotes a lesion in which the neoplastic epithelial cells are growth in a glandular manner। तो एडिनोमा जो है इसमें जो सेल की ग्रोथ होगी वो ग्लैंडुलर पैटर्न के ऊपर होगी और जो स्कैमस सेल्स है इसमें स्कैमस स्ट्रेटिफाइड स्कैमस पैटर्न के ऊपर सेल जो है वो ग्रोथ है। फिर आ जी मिक्स ट्यूमर। नॉर्मली वो कहता है कि जो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो उनके जो आगे सेल्स बनेंगे वो वैसे ही बनेंगे जैसे वो खुद हैं, लेकिन जो मिक्स ट्यूमर है नाम से ही जाहिर है बेटा जी, तो इसमें डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन होगी। अच्छा बेटा इससे पहले मैं आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊं, आपको पता भी हो शायद। कन्वर्जेंट कहते हैं कि बिखरी हुई चीजों को किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा करना, बिखरी हुई चीजों को किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा करने को हम कहते हैं कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट इसके उल्ट है, मतलब कि किसी एक सीधी लाइन में गुजरने वाली चीजों को अगर वो बिखर जाए, कोई इधर चली जाए कोई इधर चली जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। जैसा कि लाइन बना के अगर बच्चे चल रहे हो और फिर लाइन तोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अगर बच्चे भेड़ बकरियों की तरह चल रहे थे और उसके बाद उन्होंने एकदम लाइन बना ली है तो वो क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट। तो इसमें कैसी डिफरेंशिएशन होगी मिक्स ट्यूमर्स में, डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन होगी ऑफ अ सिंगल नियोप्लास्टिक क्लोन क्रिएट्स अ मिक्स ट्यूमर। तो एक सिंगल नियोप्लास्टिक क्लोन के अंदर जो है ये डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन से मिक्स ट्यूमर्स बनेंगे, जैसे कि मिक्स ट्यूमर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड।
उसके बाद देखिए प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्या है? ट्यूमर्स कंटेन द एपिथेलियल कंपोनेंट्स स्कैटर्ड विद इन myxoid स्ट्रोमा दैट में कंटेन द आइसलेट्स ऑफ कार्टिलेज या फिर बोन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स अराइज फ्रॉम द सिंगल क्रोन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बोथ एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल्स। तो ये ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेल्स को, एपिथेलियल और मायो एपिथेलियल सेल्स को प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। तो द प्रेफर्ड डेजिग्नेशन ऑफ दिस नियोप्लाज्म इज द प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ये देखें मिक्स्ड जो है ट्यूमर्स की तस्वीर है, इसमें देखिए पैरोटिड ग्लैंड कंटेन्स द एपिथेलियल सेल्स फॉर्मिंग द डक्ट्स एंड मैक्सॉइड स्टोमा दैट रिजेंबल द कार्टिलेज। उसके बाद टेराटोमास देखें, टेराटोमास कंटेन द रीऑर्गेनाइजेबल मैच्योर और इनमैच्योर सेल्स। इसमें रीऑर्गेनाइजेबल, बेटा जो मिक्स ट्यूमर है उसमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? रीऑर्गेनाइज सेल्स या इमेच्योर सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे जो कि बिलोंगिंग टू मोर देन वन जर्म सेल, जो कि एक या एक से ज्यादा जर्म सेल से बिलोंग करते होंगे। टेराटोमा ओरिजिनेट्स फ्रॉम टोटीपोटेंट जर्म सेल्स। ये बेटा जो सबसे पहले जर्म सेल्स हैं इनको हेमेटोपोएटिक या प्लोरीपोटेंट या टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, उनसे ये कह रहा है कि ओरिजिनेट होंगे। दे आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द ओवरीज, ये आमतौर पे ओवरीज में, टेस्टिस में और बाज़ औक़ात जो है अब नॉर्मल मिडल एम्ब्रियोनिक रेस्ट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह के जो सेल्स हैं इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू एनी ऑफ द सेल टाइप फाउंड इन द अडल्ट बॉडी। सो नॉट सरप्राइजिंगली गिव रेज टू द नियोप्लाज्म दैट कंटेन द हेल्टर स्केलेटल फैशन बोन एपिथेलियम मसल फैट नर्व्स एंड सम अदर टिश्यूज। सो उसके बाद आ जाते हैं हेमेराटोमास। तो हेमेराटोमास क्या है? हेमेराटोमास आर डिसऑर्गेनाइज्ड बट बिनाइन मैसेज। ये डिसऑर्गेनाइज्ड है लेकिन बिनाइन मैसेज हैं जो कि सेल्स इंडिजीनस सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और उससे ये बनेंगे। फिर क्या है? क्रिस्टोमा क्या है? क्रिस्टोमा इज द टर्म अप्लाइड टू द हेट्रोट्रॉफिक रेस्ट ऑफ द सेल्स। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल नोड्यूल ऑफ द वेल डिफाइंड एंड नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड पैंक्रियाटिक टिश्यूज found in the submucosa of the stomach, duodenum and small intestine। बात समझ आएगी कि नहीं? उसके बाद देखें the term क्रिस्टोमा imparts a gravity to those lesions that are far beyond their actual significance। थैंक यू सो मच बेटा। आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने नियोप्लेजिया को डिस्कस किया है। नियोप्लेजिया को तो डिस्कस हमने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन हमने जो मेन हमारा टारगेट था वो था नोमेनक्लेचर के, जो कैंसर हैं उनको किस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो ये हमने आज देखा है नियोप्लेजिया की डेफिनेशन, ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन, और इसके बाद जो है कंपोनेंट्स देखे हैं। फिर बनाइन ट्यूमर्स हैं, उनके आगे टाइप्स हैं जो है एडिनोमा, पेपिलोमा वगैरह, सिस्टोडिनोमा है, पेपिलरी सिस्टोडिनोमा है, पॉलिप है, ठीक है ना। तो उसके बाद एडिनोमेटस पॉलिप है, ठीक है ना, ये डिस्कस किया है। और फिर मिलिग्नेंट ट्यूमर्स को हमने डिस्कस किया है, और मिलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। ल्यूकीमियाज है, लिम्फोमाज हैं, फिर कार्सिनोमास हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, रेडिनो कार्सिनोमा, और मिक्स्ड में क्या है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा वगैरह है। और इसको हमने डिस्कस किया। टेराटोमा हो गया, हेमेराटोमास है, क्रिस्टोमा है। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच।